नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर मेंस का जो लगा था आपका 11, उसके सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि करके कौन कौन से क्वेश्चंस अपने इस मॉक टेस्ट के अंदर आए थे। अपने इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही के अंदर जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट है उसकी जो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 है उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद समाचार पत्र जो समाचार ब्रांड है, जो आपका न्यूज़ ब्रांड है, वो कौन सा आया है। तो दोस्तों सबसे रिलायबल ब्रांड के रूप में जाना गया है आकाशवाणी समाचार, या इंग्लिश में बोले तो AIR न्यूज़। AIR न्यूज़ बोले तो ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, इसको सबसे रिलायबल ब्रांड के रूप में जाना गया है। आउट ऑफ 100 इसको अप्रॉक्स 65 पॉइंट मिले हैं, इसको 65 स्कोर किया है एयर इंडिया आपके रेडियो ने। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, और मतलब एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये वाली बात अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल के अंदर कही हुई है, तो ये वाली बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 93 के अंदर कही हुई है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 93 में कही हुई है कि लोकसभा के अंदर एक क्या होगा, अध्यक्ष, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीकर होगा, और एक क्या होगा आपका डेप्यूटी स्पीकर होगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन, अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। ये वर्तमान में लोकसभा के क्या है, आज की तारीख में, प्रेजेंट में वर्तमान में लोकसभा के क्या है, आपके स्पीकर है। ठीक है। हमसे पूछे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपके GV मावलंगकर। कौन थे? GV मावलंगकर, बोले तो गणेश वासुदेवन मावलंगकर। ठीक है। इन्हीं को लोकसभा का पिता भी कहते हैं। GV मावलंगकर हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर भी थे, और इन्हीं को लोकसभा का जनक या फिर क्या कहते हैं, पिता भी कहते हैं। आज की तारीख में लोकसभा के स्पीकर कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। अगर आपसे पूछे फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, फर्स्ट लेडी वुमेन है ना, लोकसभा की स्पीकर कौन थी दोस्तों, तो वो है आपकी मीरा कुमार। कुमारी मत करना, इनका नाम मीरा कुमारी है, मीरा कुमार दोस्तों। ठीक है, मीरा कुमार। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं आपके। अगर आर्टिकल 85 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति की एक तरीके से पावर है। किसकी पावर है दोस्तों? राष्ट्रपति की पावर है संसद के अंदर। कि संसद में राष्ट्रपति क्या क्या पावर है, तो संसद के जो सत्र होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्तों, संसद के सत्रों को बुलाता है। संसद के सत्र बोले तो दोस्तों सेशन, सत्र है ना, जो आपके साल में 3 सेशन होते हैं ना, तो उनको बुलाने की पावर दोस्तों किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, आर्टिकल 85 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 85 में बोला गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को क्या करना दोस्तों, डिसॉल्व करना। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। कि कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बातें हैं जो उम्मीद करता हूं आपको दिमाग में रहेगी। और आर्टिकल 97 में क्या दोस्तों, आर्टिकल 97 में आपके वेतन और भत्तों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेतन और भत्तों की। वेतन और भत्तों की अगर बात करें तो वेतन बोले तो दोस्तों सैलरी। किसकी बात की गई यहां पर? सैलरी। और भत्तों का बोले तो इंग्लिश में अलाउंसेस, अलाउंस जो आपके मिलते हैं। ठीक है, किस किस को? तो दोस्तों जो आपके लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो स्पीकर होते हैं, इनके क्या होते हैं दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर तो क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है, और उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। जबकि राज्यसभा को जो हेड करता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति। राज्यसभा को जो हेड करता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? चेयरमैन। क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और एक होता है आपका उपसभापति, उप सभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। और हमें पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो फिक्स होता है, कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। वर्तमान में आज की तारीख में हमारी राज्यसभा के सभापति, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो वो है जगदीप आपके धनखड़। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर हो, राज्यसभा में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति, उपसभापति हो, इनको कितने वेतन, कितने भत्ते वगैरह जो कुछ मिलेंगे, इन सब का जिक्र है आर्टिकल कौन से अंदर दोस्तों? 97 के अंदर। क्लियर है। और आर्टिकल 100 के अंदर क्या दोस्तों? आर्टिकल 100 के अंदर कई सारी बातें हैं, जैसे एक तो कोरम की बात है कि कम से कम कितने लोग आए तब लोकसभा की बैठक या राज्यसभा की बैठक को बैठक माना जाएगा। ठीक है, जनरली जैसे 1/10 होता है लोकसभा, वो जैसे 543 का 1/10 कितना होगा? 54। तो 54 सदस्य तो कम से कम सेशन के अंदर आनी चाहिए। तो एक तो लोकसभा के कोरम की बात की गई है, कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए लोकसभा में वोटिंग हो रही हो किसी बिल पर और पता चल जाए मामला एकदम क्या हो, टाई हो, केवल टाई की कंडीशन में दोस्तों स्पीकर के पास ये पावर होती है, क्या दे सकता है? वोट।
अदरवाइज अगर मामला टाई नहीं हो रहा है तो कभी भी लोकसभा का स्पीकर वगैरह वोट नहीं देगा। तो उसका जो निर्णायक, जो डिसिसिव, जो क्रिटिकल वोट होता है, क्रूशियल जो वोट होता है ना, केवल उसी कंडीशन में वो मत दे सकता है लोकसभा का स्पीकर। इसका जिक्र दोस्तों कौन से अंदर है? आर्टिकल 100 के अंदर है। तो इसके अंदर जो आपके ऑप्शन के अंदर आर्टिकल थे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करके बता दिया कौन सा आर्टिकल किस चीज की बात करता है। लेकिन हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था कि लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा, इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में है? तो वो आपके आर्टिकल 93 के अंदर है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें दोस्तों तो वह आपकी गोदावरी। दिखती सी बात है दोस्तों, ऑलमोस्ट साउथ की नदियां हैं और थोड़ा सा साउथ से ऊपर नर्मदा नदी है। और इन चारों नदियों को अगर आप देखोगे तो दिखती सी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी गोदावरी है। लंबी भी गोदावरी और बड़ी भी आपकी कौन सी है? गोदावरी है ना। इसको दक्षिण भारत की क्या कहते हैं दोस्तों? गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी नदी, इसकी अगर बात करें दोस्तों तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो उद्गम बोले तो ऑरिजिन, ठीक है। गोदावरी नदी का ऑरिजिन कहां से होता है दोस्तों? तो इसका ऑरिजिन होता है एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर पर्वत है दोस्तों, ठीक है। पश्चिमी घाट के अंदर, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। महाराष्ट्र में नासिक जिले के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई कहां गिर जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की लेंथ कितनी अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी की दोस्तों तो 1465 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। क्लियर है? डन है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से आपको पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, सागा दावा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल। सागा दावा एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है। तो बताओ इसका संबंध किस राज्य से है? दिखती सी बात है। इनमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बौद्ध किस में रहते हैं? ऑब्वियस बात है, पहाड़ी राज्य कौन सा? सिक्किम। तो दोस्तों सागा दावा बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, किसका? आपका सिक्किम का है। नेक्स्ट अगला देखो, मनुष्य के हृदय के आलिंद की दीवार आपको अच्छे से पता है दोस्तों। हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। हमारा जो हृदय है इसके अंदर कितने कक्ष है? 4। जैसे ये घर है हमारा हृदय, क्या हमारा हार्ट एक घर है, उसके अंदर 4 रूम है, ठीक है। ऊपर वाले जो रूम होते हैं दोस्तों उनको तो अपन बोलते हैं आलिंद। बोलो क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों आलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्ट्रियल्स, ठीक है, ठीक है। और नीचे वाले दो दोस्तों कमरे होते हैं उनको बोलते हैं निले। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं निले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब बस डायरेक्शन के हिसाब से बोल देते हैं, हमारा राइट है तो अपोजिट में है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, ठीक है। तो बस अब आप समझ जाओ क्या क्या कहानी नहीं है। बायां आलिंद बायां निले, दायां आलिंद दायां निले। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों? मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार, आलिंद मतलब आर्ट्रियल्स, ठीक है। आर्ट्रियल, जो आर्ट्रियल्स होते हैं दोस्तों ऊपर वाले, इसकी जो ये जो दीवार आपको सरफेस दिख रही है, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का एक सीक्रेशन करती है। वो हार्मोन कौन सा है? कुल मिला के दोस्तों आर्ट्रियल्स की जो वॉल्स होती हैं, जो ये आलिंद की जो दीवारें होती है, आर्ट्रियल्स की जो वॉल्स होती है, उससे एक हार्मोन निकलता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वो हार्मोन कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वो हार्मोन कौन सा दोस्तों? तो वो है आपका ANF हार्मोन। कौन सा दोस्तों? ANF आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ANF हार्मोन हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ANF की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो A का मतलब ही दोस्तों क्या? आर्ट्रियल, ठीक है। A का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? आर्ट्रियल होता है। और N तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? N तो हो जाएगा आपका नेट्रीयूरेटिक। और F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। लिखना चाहो लिख देना, नेट्रीयूरेटिक, यूरेटिक फैक्टर हार्मोन। तो कुछ भी नहीं, आप तो शकल से पता चल जाता है। ए का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? आर्ट्रियल। तो आर्ट्रियल वाले हिस्से से हार्मोन निकलता है, दैट्स व्हाई इसका नाम है आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर हार्मोन आपका। अब सर ए तो यहां भी दे रखा है, ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन, ये अलग है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारे गुर्दों के ऊपर होती है, जो हमारी किडनी के ऊपर आपकी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है आपका कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, उससे निकलता है आपका ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो दोस्तों, क्या क्या कहानी नहीं है। नहीं, ADH एक्चुअल नहीं, सॉरी, ADH हार्मोन एक्चुअल में यहां से नहीं, ADH हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। ADH तो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से पौधे के किस हिस्से में विविधित काया नहीं होती, डिफरेंशिएट अलग से बॉडी नहीं होती? इसमें पौधे का वो कौन सा रूप है दोस्तों? तो ये आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं दोस्तों। संसार के समस्त जीवों को जब अपन 5 कैटेगरी में बांटते हैं, तो उसमें जब अपन पेड़ों की बात करते हैं, पेड़ किस में आता है दोस्तों? प्लांटी में, या आम भाषा में उसको बोलते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को भी आगे दोस्तों 5 संघों के अंदर जब बांटा जाता है, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बहुत बार मॉक टेस्ट के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। तो उसमें एक तो होता है दोस्तों एल्गी, एल्गी बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शैवाल। और इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? इसी को बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलो। थैलो का मतलब होता है दोस्तों थैलस, थैलो वर्ड थैलस से बना, थैलस का मतलब होता है फैला हुआ, तो शैवाल एकदम फैली हुई सी होती है ना दोस्तों, तो उसी से वन बना है दोस्तों कौन सा? थैलोफाइटा,
ठीक है। अब दोस्तों सहवाल में कोई अलग अलग से बॉडी थोड़ी तो है, कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ एकदम वो कंबाइंड एक जॉइंट सा एक फैली हुई सी चीज होती है। तो इसका तो बेसिक्स नाम से पता चला दोस्तों, है ना, पौधे का वो कौन सा रूप होता है, इसमें अलग से आपको काया डिफरेंशिएट बॉडी देखने को नहीं मिलती दोस्तों, तो वो होता है आपका थैलोफाइटा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, एक क्या होता है दोस्तों आपके ब्रायोफाइटा, एक क्या होता है दोस्तों टेरिडोफाइटा, एक क्या होता है जिम्नोस्पर्म, और एक क्या होता है दोस्तों एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये तो आपको पौधों के 5 फाइलम में कई बार मॉक टेस्ट के अंदर बता चुका हूं। डन है, क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, थैलोफाइटा। इनमें से कौन सा देश दोस्तों अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? कुल मिला के आपको पता हो तो अगले साल दोस्तों 2025 में भारत योजना बना रहा है कि हम फर्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट टाइम एक ऐसा मिशन भेज रहे हैं, एक ऐसा दोस्तों मिशन भेज रहे हैं जिसका नाम क्या है, गगनयान। जिसका नाम क्या है, गगनयान। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें लगभग हम 3 बंदों को भेजेंगे। किसके अंदर दोस्तों, 3 बंदों को हम कहां भेजेंगे, 3 बंदों को दोस्तों, 3 बंदों को हम कहां भेजेंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम एक तरीके से कहां भेज रहे हैं दोस्तों, स्पेस के अंदर भेजेंगे। और 3 दिन के अंदर दोस्तों, 3 दिन के अंदर अंदर उनको सकुशल वापस कहां पे लाया जाएगा, धरती के अंदर, धरती पर वापस 3 दिन वहां पे स्पेस पर रहेंगे, उसके बाद इनको वापस लाया जाएगा। तो जिससे भेजे जाएंगे दोस्तों उसको बोला गया है गगनयान। उस पूरे मिशन का नाम रखा गया है गगनयान। तो ऑब्वियसली बात है वहां उनको कोई हेल्थ इशू वगैरह ना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत तो ना आए, इसके लिए दोस्तों पहले ही कुछ सर्जन को दोस्तों क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। वो ट्रेनिंग कौन सा देश दे रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर आएगा आपका फ्रांस। क्या उत्तर आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा आपका फ्रांस। अगला है, अभी हाल ही के अंदर दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है दोस्तों क्या, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। दोस्तों ये क्या करता है, ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है एसडीजी के ऊपर। आपको बस सर ये एसडीजी क्या है, पहले तो एसडीजी की फुल फॉर्म बता देता हूं, सस्टेनेबल क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमारे यूएनओ के द्वारा, यूएनओ की एक संस्था है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इस संस्था ने दोस्तों 2015 में यूएनओ के जो सदस्य देश है 193, इनको बोला है 2015 में, कब 2015 में, कि हमें 17 चीजों पर काम करना है। 17 हमने लक्ष्य निर्धारित किए, 17 गोल्स निर्धारित किए। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसे अच्छे पानी को लेकर, अच्छे खाने को लेकर, अच्छी शिक्षा को लेकर, ठीक है, कुछ 17 ऐसे हमने लक्ष्य गोल्स तय किए हैं कि हमें इन चीज़ों को अचीव करना है, जिसको कब लक्षित किया गया था, कब दिमाग में रखा गया था कि हम इसको अचीव करेंगे। शुरुआत हमने इस एजेंडा की कब की, 2015 में, और हमने टारगेट रखा कि मोस्ट ऑफ जो हमने 17 गोल तय किए उनको 2030 तक हम क्या करेंगे, बताओ, फुलफिल करेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें 2030 तक पूरा होने के चांस तो कम ही लग रहे हैं, लेकिन ठीक है। अब क्या होता है, 2015 के बाद हर साल चेक किया जाता है कि सभी के सभी 193 जो देश हैं वो वास्तव में इन गोल्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, और हम उन गोल्स को अचीव करने के कितना नजदीक हैं। ठीक है, तो इसके लिए सभी देशों की रैंकिंग निकाली जाती है हर साल। तो इस साल जो 2024 की रैंकिंग निकाली गई उसमें फर्स्ट रैंक दोस्तों किसको मिली है, जो इसमें सबसे अच्छा काम करा दोस्तों वो है फिनलैंड को मिली है। सेकंड पे आपका स्वीडन, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपका लिखा हुआ है। लेकिन हमसे फर्स्ट पूछा दोस्तों तो उत्तर क्या आएगा, फिनलैंड। क्या उत्तर आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा आपका फिनलैंड। अब सर इंडिया का क्या हाल है, इंडिया का हाल बहुत बेहाल है। इंडिया की रैंक लगभग लगी है आपकी 109 के आसपास, 109th रैंक है आपकी, काहे की इंडिया की। तो हम तो काफी पीछे हैं अभी इस मामले में, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर कभी एग्जाम में इतना सा कई बार इतने रद्दी क्वेश्चन आते हैं कि एसडीजी में गोल्स में कितने लक्ष्य निर्धारित किए, कितने गोल्स निर्धारित किए गए, उत्तर आ गया 17। इनकी शुरुआत कभी 2015 में, कब तक अचीव करने की बात है, 2030 तक। तो इस तरह की कुछ चीजें भी आ सकती है। और हर साल जो रिपोर्ट निकलती है कि कितना हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, उसमें 2024 की रिपोर्ट में दोस्तों फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है आपका, फिनलैंड। नेक्स्ट अगला देखो, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है दोस्तों। तो भारत की पहली जो दोस्तों कच्चे तेल की जो आपकी पाइपलाइन है दोस्तों, उसका नाम है नाहरकटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। नाहरकटिया नौनमती बरौनी आपकी क्या है दोस्तों, आपकी जो पाइपलाइन है। क्लियर है, तो अवश्य ठीक है, परफेक्ट है, इसके अंदर भी कोई इशू वाली बात नहीं। भारत की पहली जो कच्चा तेल जहां से निकालते हैं ना तेल के कुओं से, तो वो तो क्रूड ऑयल होता है, फिर उसके बाद उसको रिफाइनरी में पहुंचाते हैं, फिर उस रिफाइन किया जाता है, फिर वो यूज करने लायक हमारे बनता है। तो उसको रिफाइनरी तक कैसे पहुंचा है, पाइपलाइन से। तो भारत में ऐसी पहली जो पाइपलाइन दोस्तों कच्चे तेल के लिए बनी थी वो बनी थी 1962 के अंदर, है ना। कहां पे, असम में। असम में एक जगह पड़ती है दोस्तों, उसका नाम है नाहरकटिया। नाहरकटिया से उसको बिछाया गया कहां तक दोस्तों, नौनमती तक। उसके बाद उसको आगे और 2 साल बाद 1964 में उसको कहां तक बिछाया गया, बरौनी तक। और यही भारत की पहली क्या है दोस्तों, आपकी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन है। क्योंकि आपको पता है भारत में पहला जो तेल का कुआं है
भारत का जो फर्स्ट तेल का जो क्या है दोस्तों कुआं है, ऑयल वेल है, जो भारत का फर्स्ट आपका क्या है दोस्तों, भारत का फर्स्ट जो ऑयल वेल है दोस्तों, वो भी कहां खोजा गया था, वो भी दोस्तों असम में ही खोजा गया। असम में कहां, तो आपको पता उस जगह का नाम है दिग्बोई। क्या नाम है, दिग्बोई। और भारत में पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन भी कहां बिछाएगी दोस्तों, तो ऑब्वियस बात है कहां पर दोस्तों, असम के अंदर ही बिछाएगी। क्लियर है। और ये जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर दोस्तों गैस पाइपलाइन है, ये भारत की आज की तारीख में कहें तो सबसे लंबी आपकी क्या है दोस्तों, पाइपलाइन है। सबसे लंबी दोस्तों पाइपलाइन है, लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है। ये शुरू होती है आपके गुजरात से। हजीरा कहां पर है दोस्तों, गुजरात में। फिर विजयपुर आपके एमपी में पड़ जाता है और जगदीशपुर आपके पड़ता है यूपी में, यहां तक ये है। ठीक है, इसको शॉर्ट में HBJ, हजीरा, वी को विजयपुर भी बोलते हैं, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भी बोलते हैं। भारत की वर्तमान में सबसे लंबी आपकी पाइपलाइन भी है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर एकदम आशुद्ध जो जल होता है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, कुल मिला के बस इतना है कि पानी के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है। हम वैसे तो जानते हैं दोस्तों, साउंड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो साउंड चाहता है कि बीच में कुछ ना कुछ मिले उसको, तो सबसे ज्यादा माध्यम में पार्टिकल, किस मीडियम में पार्टिकल होते हैं, सॉलिड में। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है दोस्तों, अगर अपन साउंड बोले तो ध्वनि की स्पीड की बात करें, ध्वनि की अगर अपन चाल की बात करें, साउंड की स्पीड की बात करें, तो साउंड की स्पीड दोस्तों फर्स्ट में सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है दोस्तों, सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। उससे कम दोस्तों किस में होती है, लिक्विड में होती है। उससे कम लिक्विड में होती है, और उससे कम किस में होती है दोस्तों, गैस में। सॉलिड में, अब सॉलिड में तो बहुत सी चीजें, सॉलिड में भी भाई, सॉलिड तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें भी अगर पूछे सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसके अंदर होती है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में होती है, लगभग कितनी दोस्तों, 6400 किलोमीटर पर सेकेंड, 6400 किलोमीटर आपकी पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर अपन देखें दोस्तों, है ना, 6400 किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर देखें तो लगभग 60 मतलब 6000 के समथिंग या 6100 के समथिंग स्टील के अंदर साउंड की क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है। ठीक है, लिक्विड मतलब पानी, इसके अंदर साउंड की स्पीड लगभग मोटा मोटी अगर देखें तो 1500 मीटर पर सेकंड। और गैस में तो स्पीड एकदम क्या है दोस्तों, जीरो। आगे कहां से साउंड बढ़ेगी नहीं, गैस में नहीं, गैस में जीरो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, गैस में तो है ना, हवा में कुछ ना कुछ तो कण होते ही ना। हवा में दोस्तों साउंड की स्पीड अगर बोले तो वो होती है लगभग 332 मीटर पर सेकंड। उससे कम दोस्तों वैक्यूम में, वैक्यूम बोले तो दोस्तों क्या हो जाएगा, निर्वात। निर्वात मतलब जब वायु भी नहीं हो, कुछ है ही नहीं तो साउंड बढ़े कैसे, जब कुछ ही नहीं तो साउंड बढ़े कैसे। तो निर्वात के अंदर दोस्तों साउंड की स्पीड एकदम क्या हो जाती है, जीरो मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्लियर है, डन है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप कुछ भी पूछा, हमसे क्या पूछा दोस्तों, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 1500 मीटर पर सेकंड, मतलब 1498 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डी, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। पूछा कहां के वास्तुकार ने नई दिल्ली का लोटस टेंपल का डिजाइन दोस्तों क्या किया था, तैयार किया था। मतलब किस देश का दोस्तों आर्किटेक्ट था जिसने दिल्ली के अंदर जो दोस्तों लोटस टेंपल है दोस्तों, है ना, उसका दोस्तों डिजाइन तय किया था। तो दोस्तों ईरान का एक वास्तुकार था जिसका नाम था फारिबोज। क्या नाम था दोस्तों, फारिबोज साहबा। फारिबोज साहबा करके दोस्तों एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार था ईरान का, जिसने दोस्तों दिल्ली के लोटस टेंपल का दोस्तों क्या किया था, डिजाइन तय किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। हाल ही में दोस्तों हमारी रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा संज्ञान ऐप। बहुत जानकारी की चीज बता रहा हूं मैं आपको। अभी हाल ही में आपको बताओ तो हम लोगों ने जो हमारे पुराने CRP सीन, CP सीन, जो ऐसे कानून चलते थे ना, उन सबको हटाकर अब हमने खुद के हमारे नए कानून बनाए। वो तो अंग्रेजों के समय के कानून थे। तो ये सारे कानून दोस्तों लागू हुए कब, हमने जो भी नए कानून बनाए 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को 3 कानून बने दोस्तों। एक तो है दोस्तों BNS। BNS बोले तो भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता, आपको सर इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में इंग्लिश कुछ नहीं है, इसको इंग्लिश वाले भी ऐसे याद रखोगे। बी फॉर, ये बी है ना, तो बी का क्या कोई जबरदस्त इंडियन थोड़ी लिखोगे, नहीं, बी फॉर बस इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, भारतीय, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, न्याय संहिता। वैसे तो इंग्लिश में अगर प्रॉपर इसका चेंज करो तो बनेगा इंडियन जुडिशियल, न्याय मतलब जुडिशियल, है ना, और संहिता मतलब कोड, CODE कोड, लेकिन बनाना नहीं है आपको, इंग्लिश वालों को भी यही वर्ड याद रखना है, भारतीय न्याय संहिता। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है, ठीक है। अगला है दोस्तों BNSS, भारतीय, यहां N का मतलब है नागरिक सुरक्षा संहिता। संहिता मतलब कोड जिसमें खूब सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, संहिता ये बना है।
याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। बीएनएसएस की फुल फॉर्म बताओ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस की फुल फॉर्म बताओ, भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है क्या? भारतीय न्याय संहिता। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक है जैसे आपका बीएसए, क्या हो जाएगा दोस्तों? बीएसए। बीएसए है दोस्तों भारतीय साक्ष्य। साक्ष्य बोले तो क्या होता है? एविडेंस। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डन है? क्लियर है? तो ये आप जो दिमाग में याद रखना। आजकल जो सीआरपीसी सीपीसी जो कानून थे ना, उन सबको हटा के अब ये लाया गया है। इसके तहत मतलब इसमें एविडेंस क्या है, उनके ऊपर सारे कानून है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये भारतीय न्याय संहिता। अब इसी के तहत दोस्तों सारे कानून को फॉलो किया जाता है। इसी के तहत आपका क्राइम की डेफिनेशन है, हर क्राइम पे किस तरह की सजा मिलेगी, उन सब का जिक्र अब इसके अंदर है। और इन सब की जानकारी देने के लिए दोस्तों रेलवे ने एक नया ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है संज्ञान ऐप। क्या नाम है उसका? उसका नाम है संज्ञान ऐप। अगला भी हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, स्पेडेक्स है क्या अगर आपसे पूछा जाए, स्पेडेक्स है क्या दोस्तों? तो दोस्तों एसपीए, एसपीए का तो मतलब है यहां पर स्पेस, डी का मतलब है दोस्तों डॉकिंग, और ईएक्स का मतलब है दोस्तों एक्सपेरिमेंट। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक्स है ना, एक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या है दोस्तों, ये भी हाल ही में अभी दिसंबर मिड के अंदर दोस्तों योजना कर रही है इसरो, हमारा जो है ना इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहा है दोस्तों? एक ऐसी टेक्निक का इजाद कर रहा है जिसमें हवा के अंदर दोस्तों क्या, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हम छोड़ते हैं ना, तो स्पेस में जाकर क्या आपस में जुड़ पाते हैं क्या? समझ रहे हो? उस गति पर जाकर, स्पेस में जाकर क्या इनको जोड़ा जा सकता है क्या? इसके लिए दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग मतलब जोड़ना, मिलान करना एक तरीके से। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें 2 एयरक्राफ्ट को स्पेस में जाकर क्या हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसी मिड दिसंबर 2024 के अंदर। और यही एक्सपेरिमेंट है। तो पूछा स्पेडेक्स का संबंध किससे? 2 स्पेसक्राफ्ट जॉइंट टेक्निक दोस्तों। 2 स्पेसक्राफ्ट को हवा में क्या जोड़ा जा सकता है, इसकी टेक्निक के ऊपर दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि इसमें वो कौन सा धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं, 4 टर्म दे रखी हमारे सामने। हमसे पूछा है वो कौन सा टाइप की कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट मतलब आपका पैसा लग चुका है जो अब उसको वापस अपन रिकवर नहीं कर सकते। वो कौन सा पैसा जो आपका लग चुका है ना, ऑलरेडी हैज बीन स्पेंट, ऑलरेडी आप खर्च कर दिया है आपने। ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, अब उसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते हो। तो कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है दोस्तों जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं संक कॉस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं निमग्न लागत, है ना, निमग्न लागत। क्या बोलते हैं दोस्तों? निमग्न लागत, इंग्लिश में बोलते हैं संक कॉस्ट। अरे भाई, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैंने उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च कर दिया, अब वास्तव में उसका मुझे रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, उसका मार्केटिंग से अच्छे से ऐड हुआ, वापस मेरे को रेस्पॉन्स मिला नहीं मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या मैं उस पैसे को वापस जो खर्च किया, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता हूँ। ऐसा पैसा जो आपने खर्च कर दिया, अब आप उसको रिकवर भी वापस नहीं कर सकते। जैसे समझो मैंने मेरा मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च किया, लेकिन मेरी कंपनी का अच्छे से उतना ऐड हुआ नहीं, मेरे को रेस्पॉन्स मिला नहीं, तो मुझे पैसा डूब गया। तो मेरे को लगा यार मेरा पैसा डूब गया, तो क्या मैं इस डूबे पैसे को वापस रिकवर कर सकता हूँ? नहीं। वो पैसा जो आपका डूब चुका है, खर्च तो किया ही है, साथ में डूब चुका है, अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में संक कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं निमग्न लागत। ये इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों कॉस्ट वाले टॉपिक के अंदर अपन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जो कॉस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है इनमें से दोस्तों, पीछे इनसे तो मार्क कर दिया था ना, हाँ कर दिया था। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप की जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। मतलब हमसे पूछा है वो पेयर को मैच करो जो सही बता रखा है कि हाँ इस साल ये वर्ल्ड कप जीता गया था इस टीम ने और उस वक्त उसका कैप्टन ये था। तो बिल्कुल देखते हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बाकी क्यों चेक करें यार, अपन सीधा सीधा देख लो ना। कपिल देव, भारत ने 2 ही दोस्तों वर्ल्ड कप जीते हैं 50-50 ओवर वाले में, 2 ही जीते हैं, एक 1983 में, एक 2011 में। 1983 में हमारे कैप्टन थे कपिल देव, बिल्कुल सही बात है। 2011 में रिकी पॉन्टिंग क्यों होगा बेबी, मतलब समझ रहे, रिकी पॉन्टिंग की अगर अपन बात करें, रिकी पॉन्टिंग क्यों ही होगा, रिकी पॉन्टिंग क्यों ही होगा, क्यों? क्योंकि 2011 में तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और इंडिया का कैप्टन उस वक्त कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर है, महेंद्र सिंह धोनी हमारे कैप्टन थे। तो हमें बाकी को क्यों देखना, कपिल देव 1983 एकदम सही दे रखा है, तो बस बात खत्म। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, कपिल देव 1983। अगला,
इनमें से कौन दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? कितनी बार न जाने हमने क्वेश्चन कर दिया दोस्तों। अमजद अली खान। अमजद अली खान का संबंध किससे दोस्तों? सरोद से। ये तो याद मैंने कितनी बार आपको बताया। अमजद, मैंने आपको बोला ऐसे याद रखना, अमजद, अमजद। तो आगे क्या बोलोगे? सरोद, सरोद। एक इनका नाम याद रखो, एक इनका नाम तो हमेशा याद रखो दोस्तों, क्या? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा। इनका संबंध किससे दोस्तों? संतूर से। ठीक है। और पंडित रविशंकर, इनका नाम तो हमेशा याद रखा करो, तो बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। रविशंकर, इनका संबंध किससे दोस्तों? सितार से। बस, तो ये तो याद रखा ही रखा करो। जाकिर हुसैन का संबंध तो अपन जानते हैं तबला से। बाकी लतीफ अहमद और स्वप्न चौधरी ये भी तबला वादक है प्रसिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश कौन से पड़ोसी देश के साथ लगती है ना? कितना फर्जी सा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। इंडिया का मैप देखते हैं तो अपने को पता है गुजरात इधर किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से। क्लियर है ना? पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान से इंडिया ओवरऑल कितनी सीमा बनाता है? 33 में से 10 कम करो, 23 किलोमीटर। इतनी हम पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें से 2 तो दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, 2 तो यूटी है जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और 3 दोस्तों क्या है? राज्य है जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा बनाते हैं। क्लियर है? 2 यूटी में कौन कौन है दोस्तों? तो हम अच्छे से जानते हैं। एक तो है आपका लद्दाख, बोलो कौन है? एक तो है लद्दाख। और एक कौन है दोस्तों? एक है आपका लद्दाख के अलावा कौन? J&K बोले तो जम्मू कश्मीर। तो दो तो केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और 3 राज्य में अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? पंजाब। ठीक है, पंजाब। फिर राजस्थान, कौन सीमा बनाता है? हमारा राजस्थान भी सीमा बनाता है। और उसके बाद है गुजरात सबसे कम सीमा गुजरात ही बनाता है दोस्तों, गुजरात। ये हो गए दोस्तों 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5। तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। डन है? क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है दोस्तों? टाटा समूह। टाटा समूह को दोस्तों सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कंसिडर किया गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया? अभी हाल ही में मैंने किसी मॉक टेस्ट के अंदर करवाया था कि हमारे यहाँ जितने भी जीव जंतु है, एक ऐप उसके लिए लॉन्च किया। उसमें सारी जानकारी जीव जंतु की कहाँ है, क्या किस टाइप की स्पीसीज है, क्या चीज़ नहीं, उसकी क्या विशेषताएं, सब उस ऐप के अंदर, उस पोर्टल पे दोस्तों बताया गया उस जीव के बारे में। तो वो ऐप या पोर्टल कौन सा दोस्तों? सूची पोर्टल। इनमें से किस वंश के शासकों को दोस्तों पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के शासकों को दोस्तों पुराणों के अंदर श्री पर्वतीय कहा गया है। आप बोलो सर इक्ष्वाकु वंश के कहाँ पर मिलता था? तो ये वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश वाली जो जगह है वहां पर दोस्तों इनका राज था। जो आंध्र प्रदेश वाली जगह, उसमें भी खास करके जो कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इनका राज हुआ करता था। शुरू में सातवाहनों का संरक्षण था, बाद में सातवाहनों से अलग होकर एक अलग से इंडिपेंडेंट डायनेस्टी की, स्वतंत्र रियासत की एक तरीके से स्थापना की वंश की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर दोस्तों गरीबी रेखा का क्या क्या निर्धारण किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। अच्छा हाँ, तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं। देखो दोस्तों, समय समय पर हमारे यहाँ है ना कि भारत में किसको गरीब माना जाए, इसका निर्धारण कैसे करें, इसके लिए क्या बनी दोस्तों? समितियां बनी। समय समय पर इसके लिए समितियां बनी। ठीक है, और उन्होंने अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी, अलग अलग सुझाव दिए कि हम जो इस आधार पर तय करो कि ये गरीब है या नहीं है। ठीक है, कौन बीपीएल में आता कि नहीं आता, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, इसके लिए समय समय पर दोस्तों क्या बनी है? समितियां बनी है। ठीक है, तो उन समितियों की अगर अपन बात करें, ठीक है, उन समितियों की अगर अपन बात करें तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने में सबसे पहले दोस्तों एक अपन समिति बढ़ते हैं। ठीक है, क्या निर्धारण करने में दोस्तों कि कौन गरीब है, गरीबी रेखा का अनुमान लगाना, एस्टिमेशन ऑफ बीपीएल। एस्टिमेशन ऑफ बीपीएल, उसमें दोस्तों ऐसे तो कई समितियां बनी, लेकिन प्रॉपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे दोस्तों वाई के अलग समिति दोस्तों, मतलब इस आदमी की अध्यक्षता में समिति बनी। समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेटी। तो वाई के अलग कमेटी। अब इसने दोस्तों कब बनी? तो हालांकि सब 1977 के आसपास बनी, लेकिन जिस साल रिपोर्ट देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है। तो 1979 में दोस्तों इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, और इसने बताया कि किस आधार पर दोस्तों आप तय करोगे कि कोई व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसने तय किया किस आधार पर दोस्तों? इसने तय किया
किस आधार पर दोस्तों? इसने तय किया पर कैपिटा इनटेक, एक तरीके से बोलो तो, अब सर बोले सर हिंदी में बोलो, प्रति व्यक्ति हर आदमी एक दिन में कितनी कैलोरीज का उपभोग करता है, इस आधार पर दोस्तों इसने तय किया हवाई की अलग समिति ने कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। ठीक है, पर डे आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, पर डे आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, कंजप्शन बोले तो उपभोग कर रहे हो, और किस चीज के उपभोग? खाने में, खाने से आपको कितनी क्या मिल रही है दोस्तों? कैलोरी मिल रही है। उस आधार पर दोस्तों तय किया गया कि भारत में कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। तो कैसे तय किया गया दोस्तों? तो ऐसे तय किया गया पर डे कंजप्शन में कैलोरी में कितना, कि इसमें अलग देखा गया, शहरों में अलग और दोस्तों गांवों के अंदर अलग, अर्बन इलाके के अंदर अलग, अर्बन बोले तो शहरी, और ग्रामीण इलाके के अंदर अलग दोस्तों, ग्रामीण बोले तो रूरल। दोस्तों इसने बताया कि अगर शहर के अंदर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का, कितने कैलोरी का दोस्तों? 2100 कैलोरी का उपभोग करता है, 2100 कैलोरी उससे ऊपर का उपभोग करता है तो वो गरीब नहीं है, 2100 से कम अगर कैलोरी उसके शरीर में जा रही है तो वो गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी, कितनी? 2400 कैलोरी से कम अगर उपभोग कर रहा है एक दिन में तो वो गरीब है। आप बोलो सर ये कैसे? गांव में तो आपने ज्यादा बताया 2400, शहर में आपने 2100 क्यों बताया? तो देखो दोस्तों उसका ध्यान से सुनो कारण। अरे भाई गांव में आदमी फिजिकल हार्डवर्क ज्यादा करता है, तो हार्डवर्क ज्यादा करेगा तो शरीर को कैलोरीज भी क्या लगेगी? ज्यादा। तो एटलीस्ट इतनी तो मिले, कितनी? 2400। अगर 2400 कैलोरी भी ग्रामीण आदमी को दिन में नहीं मिल रही है तो आदमी गरीब है, इसका मतलब उसके पास वो जुगाड़ नहीं है, खाने का भी जुगाड़ नहीं, इस आधार पर तय कर दिया गया गरीब है। शहर में इतना आदमी हार्डवर्क कहाँ करता है? दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना, ज़्यादा इतना घूमना फिरना नहीं, इतना हार्डवर्क नहीं करना, तो फिर कम कैलोरीज दी गई है। बात आई समझ में आप लोगों को? ये डेटा याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हो क्या? तो प्रतिदिन उपभोग के आधार पर गरीबी का तय किया गया, ये इस आधार पर हम गरीबी तय करें। ये सिफारिशें थी दोस्तों कौन सी कमेटी की? ये थी आपकी वाई के अलग समिति की। डन है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपके 1993 में एक समिति और बनती है जो हमें बताती है कि हम गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे करें। उसका नाम था लकड़ावाला समिति। नाम था दोस्तों, उसका नाम था लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला इस समिति के अध्यक्ष थे, दैट्स व्हाई इस कमेटी का नाम पड़ गया लकड़ावाला समिति। इन्होंने भी कुछ इसी तरह का रिकमेंडेशन दिया, इसमें कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के लायक इतना कुछ है नहीं, तो ज्यादा अपन नहीं देखेंगे। इसी आधार पर, कंजप्शन के आधार पर लगभग कुछ इन्होंने बताया। इसके बाद दोस्तों एक समिति बनी, उसका नाम था तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति। अब आप बोलो क्या सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है? नहीं, ये तेंदुलकर थे, इनका नाम था सुरेश तेंदुलकर, सचिन नहीं, सुरेश तेंदुलकर, एक फेमस अर्थशास्त्री थे। तो ये समिति हालांकि बनी तो शायद 2004 के समथिंग थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब दोस्तों? इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में दोस्तों इसी रिकमेंडेशन का ही आधार मानकर अपन गरीबी का तय कर रहे हैं। इसके बाद कोई दोस्तों नया अपडेशन देखने को आज तक तो मिला नहीं है। तो इसने दोस्तों किस आधार पर तय किया कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है? तो दोस्तों इसने तय किया किस आधार पर दोस्तों? कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे, कि हर दिन आपका कितना खर्चा आ रहा है आपके जीवन जीने के लिए। अगर इतना खर्चा आप अपने पे कर पा रहे हो, एक व्यक्ति इतना खर्चा अपने पे कर पा रहा है, मतलब इतना या इससे ऊपर तो गरीब नहीं है, और इससे भी अगर कम कर रहा है तो फिर वो क्या है? गरीब है। अब सर वो कितना है? वो डेटा क्या बताया उन्होंने? अरे समझ रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने के लिए जो उसका प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है, उस आधार पर दोस्तों तेंदुलकर समिति ने 2009 में रिपोर्ट सौंप के बताया कि कोई व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है। क्लियर है क्या? डन है क्या? तो इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे में क्या क्या चीज है दोस्तों? तो इसमें खाना तो है ही है भाई, खाने के ऊपर, ऐसा नहीं ओनली सिर्फ खाने के ऊपर खर्च बताया गया, खाने पे भी है, फूड भी है, साथ साथ में नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी, नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी। मतलब तेंदुलकर बोल रहा है कि ये जो आपका पर दिन का जो खर्चा भी बताया जाएगा ना, मैं अभी आपको डेटा बताऊं कितना उन्होंने बताया, एक दिन में आदमी इतना अपने पर खर्च कर पा रहा है तो गरीब नहीं है, इससे कम कर रहा है तो गरीब है। तो वो खर्चा किस चीज पे? क्या आपके ऐशो आराम के खर्चे शामिल है? नहीं, उसमें आपका खाने का पूरा खर्चा है, साथ में खाने के अलावा खर्चा। अब आप खाने के अलावा किस चीज का खर्चा है? तो खाने के अलावा में एक तो आपका, आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हो, शिक्षा बोले तो एजुकेशन पर, एजुकेशन का भी आपका खर्चा इसमें शामिल किया गया, और आपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ पर, ये वाला खर्चा भी इसमें शामिल है नॉन फूड के अंदर। अब आप सर बताओ तो सही कितना कितना वो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? बताओ आपके तेंदुलकर साहब। तो दोस्तों इन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे में शहरी क्षेत्रों में, शहरी बोले तो अर्बन, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने ऊपर 33 रुपए खर्च कर रहा है दोस्तों, कितने रुपए खर्च कर रहा है? 33 रुपए खर्च कर रहा है,
33 या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं, लेकिन 33 से भी कम कर रहा तो गरीब है। और गांव में दोस्तों आपके रूरल इलाके के अंदर, रूरल बोले तो ग्रामीण इलाकों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर 27 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं, लेकिन 27 से भी अगर कम कर रहा है तो फिर दोस्तों वो क्या है, आपका गरीब है। अरे क्लियर है क्या, डन है क्या? तो ये दोस्तों आपको मोटा मोटी क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। इसको ओवरऑल दोस्तों एस्टिमेट करें पर मंथ का, ये तो पर डे का है, ये तो दोस्तों क्या है, पर डे का है, पर डे का है, याद रखना। और अगर पर मंथ के हिसाब से दोस्तों अगर बोले तो लगभग मोटा मोटी, ऐसे एग्जैक्ट इसको इनटू करके मत करना, लगभग ऑन एन एवरेज उन्होंने मोटा मोटी दोस्तों बताया कितना, लगभग एक महीने में अगर 1000 रुपए खर्च कर रहा है पर मंथ तो गरीब नहीं है, या इससे ऊपर कर रहा है गरीब नहीं है, इससे कम तो गरीब है। और ग्रामीण इलाकों में इन्होंने मोटा मोटी एक डेटा बताया 816 पर मंथ। इस आधार पर बोला गरीबी का तय करो। किसने बोला दोस्तों? तेंदुलकर समिति ने। इस आधार पर तय किया भी क्या, भारत सरकार ने बाद में इसी आधार पर तय किया कि भारत में कितने गरीब है। तो दोस्तों जब भारत सरकार ने बाद में चेक करवाया कि इस आधार पर भारत में कितने गरीब है, तो पता चला दोस्तों कब, 2011 में पता चला क्या, कि भारत के अंदर 21.9% लोग दोस्तों क्या है, गरीब है। बोले तो क्या है दोस्तों, पुअर है। ये कई बार एग्जाम में डेटा पूछा जाता है कि 2011 में दोस्तों भारत की कितनी प्रतिशत आबादी गरीब थी। कई बार हमको लगता है ना कि यार इतना पुराना क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि तेंदुलकर समिति के बाद ही हमने दोस्तों ये जब चेक किया तो पता चला 2011 में भारत में कितने गरीब थे। तो भारत की टोटल आबादी का 21.9% लोग दोस्तों क्या थे, गरीब थे, जब हमने इस आधार पर क्या किया दोस्तों, तय किया। क्लियर है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद एक समिति और बनी दोस्तों, और बनी तो हालांकि 2012 के आसपास थी दोस्तों, लेकिन रिपोर्ट उसने 2014 में सौंपी। और उस समिति का नाम था दोस्तों 2014 में बनी, मतलब रिपोर्ट सौंपी, उसका नाम था सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। कौन सी समिति दोस्तों? सी रंगराजन समिति। क्लियर है? अब सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप सर इसने किस आधार पर तय किया दोस्तों कि कोई भारत में गरीब है या फिर नहीं है दोस्तों? सेम वही कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, बस इस बार जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर था उसमें पहले तो हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे की बात कर रहे थे। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं ओनली ऐसा नहीं कि आदमी सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे, क्यों? अगर कहीं रह रहा है, किराए पर रह रहा है, तो क्या रेंट वेंट नहीं लग रहा है? तो वो भी तो खर्चा इसमें शामिल करो। क्या आदमी का जरूरत में सिर्फ खाना पीना और स्वास्थ्य, रहने का वो भी नहीं है क्या? रहना भी तो है। अगर आदमी अगर बेसिक अपने रहने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा तो भी तो गरीब है। तो इस बार नॉन फूड एक्सपेंडिचर में हेल्थ और शिक्षा के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी इसमें क्या किए गए, ऐड किए गए। तो सी रंगराजन समिति भी एक्चुअल में गरीबी का निर्धारण तो इसी आधार पर कर रही थी। किस आधार पर दोस्तों? कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर ही कर रही थी। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या था दोस्तों? फूड एक्सपेंडिचर तो था ही था, फूड एक्सपेंडिचर, फूड पर, खाने पर जो खर्चा था ही था। साथ साथ में दोस्तों जो आपका नॉन फूड एक्सपेंडिचर था, क्या था दोस्तों? जो खाने के अलावा आपका जो खर्चा हो रहा था, खाने के अलावा जो आपका खर्चा हो रहा था, उसमें जैसे एक तो आपका क्या था दोस्तों? हेल्थ पर जो खर्चा हो रहा था, ठीक है। एक आपका शिक्षा एजुकेशन पर जो खर्चा हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा रेंट या और भी कुछ 2-3 फैक्टर दोस्तों इसमें और ऐड किए गए, याद रखना, ठीक है। इस आधार पर तय किया गया कोई व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों पर डे का कितना खर्चा बताया इन्होंने, क्योंकि अब तो ये 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंप रही। इनके अकॉर्डिंग दोस्तों कौन गरीब है या फिर कौन गरीब नहीं है, ठीक है। कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने शहरी क्षेत्र के अंदर क्या बताया दोस्तों? शहरी बोले तो अर्बन क्षेत्र के अंदर क्या बताया कि कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर प्रतिदिन 47 रुपए या इससे ऊपर खर्च कर रहा है, ये सारा मिला के फूड और नॉन फूड एक्सपेंडिचर में ये सारा, तो गरीब नहीं है। लेकिन अगर 47 रुपए भी शहर में खर्च नहीं कर पा रहा अपने ऊपर तो वो गरीब है। और जबकि ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल के अंदर दोस्तों, तो ग्रामीण के अंदर इन्होंने बताया कोई व्यक्ति अगर अपने वहां 27 था ना, बढ़कर कर दिया दोस्तों कितना, 32 रुपए भी अगर खर्च नहीं कर पा रहा है तो फिर वो दोस्तों क्या है, आपका गरीब है। क्लियर है? मैंने इतनी डिटेल से ये सारी समितियां पढ़ा दी, क्योंकि मैं क्यों पढ़ाई, क्योंकि मैंने एक छोटा टॉपिक आपको पढ़ा दिया, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किन किन समितियों के द्वारा हमें मिला है, उसमें लगाया गया है। इतना मैंने डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों, ठीक, क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बताओ, अब तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे सब कुछ, कि बताओ कौन सी समिति था जिसने मात्र पोषक तत्वों, है ना, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के आधार पर तय किया कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो बताओ न्यूट्रिएंट्स वाला किसके अंदर आया था शुरू में, सिर्फ जिसमें 2400 और 2100 कैलोरी की बात थी, तो वो थी आपकी अलग समिति। तो उत्तर आएगा दोस्तों वाई के अलग समिति। क्या उत्तर आएगा दोस्तों? उत्तर आएगा आपका वाई के अलग समिति। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्लियर है? डन है? चलो नेक्स्ट आगे देखो। अगला,
मौर्य काल में दोस्तों एग्रोनोमाई अधिकारी कौन हुआ करते थे? तो मौर्य काल में दोस्तों एग्रोनोमाई अधिकारी हम उनको बोलते थे। एग्रोनोमाई उन ऑफिशियल्स को बोला जाता था दोस्तों जो एक तरीके से रोड के कंस्ट्रक्शन वगैरह का, सड़क या मार्ग के निर्माण का कामकाज देखते थे। तो ये छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, वहां अपन ने फैक्ट्स देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। नीचे वनीकरण के संबंध में से कुछ कथन दिए गए हैं, फॉरेस्टेशन के संबंध में, अफॉरेस्टेशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो पहला, अफॉरेस्टेशन कुड प्रिवेंट फ्लडिंग, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण मतलब पेड़ पौधे लगाना, वन लगाना, ठीक है, बाढ़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जमीन को बांध दिया जाएगा, जमीन को बांधा जाएगा तो ऑब्वियसली बाढ़ वगैरह को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित करता है। अफॉरेस्टेशन कैन बैलेंस ओवर इकोसिस्टम, दिखती सी बात है, इकोसिस्टम को तो बैलेंस करता है। बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, उस पर डिपेंडेंट वाले शाकाहारी जीव होंगे, उस पर डिपेंडेंट वाले मांसाहारी जीव होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपके सही है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, मैच करना दोस्तों इन चारों जगहों को। बॉक्साइट के भंडार दोस्तों आपको कहां पर देखने को ज्यादा मिलेंगे? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे तो बॉक्साइट अगर राज्य के हिसाब से देखें सबसे ज्यादा उड़ीसा में उत्पादन होता है। बॉक्साइट क्या होता है दोस्तों? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो बॉक्साइट तो दोस्तों लोहरदगा के अंदर ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मतलब उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी है। झारखंड में एक जगह पड़ती है लोहरदगा, जो कि रांची से अलग करके एक जिला बनाया गया है। लोहरदगा कहां पर है दोस्तों? आपके झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। तो ये एकदम सही है, फर्स्ट आपस में मिल रहा है। माइका भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का राजस्थान में, अब्रक, ठीक है, माइका का उत्पादन राजस्थान भीलवाड़ा में होता है, ठीक है, अच्छी बात है। कोयला, कोयले के खाने आपको कहां मिलेंगे दोस्तों? झरिया में मिलेंगे, ये बिल्कुल एकदम सही है, झरिया के अंदर मिलेगी, बिल्कुल सही है। कॉपर, झुंझुनू, खेतड़ी राजस्थान के अंदर मिलेगा, बिल्कुल सही है। मतलब बिल्कुल सही, क्या मैच करना था। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट, बी का ऑल, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही से एकदम मैच हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें यह पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों भारत सरकार का एक संस्थान है, उसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये तो मेनली आपके कहा न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसके भी अलग अलग हेडक्वार्टर है दोस्तों, अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर। जैसे अगर हमसे पूछा जाए इसका पर्टिकुलर सरसों का, मस्टर्ड का पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो वो राजस्थान के भरतपुर के सेवर के अंदर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सोयाबीन का ICAR का हेडक्वार्टर कहां पर, सिर्फ सोयाबीन का, तो वो, क्योंकि आपको पता है सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है भाई, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है पूरे इंडिया के अंदर? राजस्थान से। तो राजस्थान के अंदर इसका रिसर्च सेंटर होगा। राजस्थान में कहां है? भरतपुर के अंदर। सोयाबीन का भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। तो इसका रिसर्च सेंटर भी कहां पर होगा? मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर है। ऐसे भी अपन दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। मूंगफली का गुजरात से काफी प्रोडक्शन होता है, तो इसका मेन रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? मूंगफली का गुजरात के जूनागढ़ के अंदर है, ठीक है। तो हमसे पूछा इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमसे सबसे पहले पूछा ICAR का जो मूंगफली का हेडक्वार्टर है वो जूनागढ़ के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला, ICAR का सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर है, वो आपके भरतपुर के अंदर है, बिल्कुल एकदम सही है, भरतपुर राजस्थान में। अगला, ICAR का जो सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, सोयाबीन का, वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। डन। तो ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। फ्यूचर में जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत ना करें, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।